अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ नहाल बाय निम्रा सज्जाद एपिसोड नंबर 37। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नावल आपको कैसा लग रहा है। साथ ही अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें क्योंकि राइटर का हक होता है। तो चलें हम इस नावल को आगे स्टार्ट करते हैं। बालाज गुल खानज़ादा की ज़िंदगी का आगाज़ लंदन की गलियों में और वहाँ के थके हुए आसमानों के नीचे हुआ था। वहीं वो पैदा हुआ, परवरिश पाई, तालीम हासिल की और उसके बाद ख्वाब परवान चढ़े। पाकिस्तान से ताल्लुक़ होने के बावजूद ये मुल्क उसे ना भाता था क्योंकि उसकी जड़ें मगरबी ज़मीन पर पेवस्त थी। जब तक वो अपनी फैमिली के साथ था तब तक घर में पाकिस्तान के किस्से ज़रूर छिड़ते, जिनमें पाकिस्तानी रस्म व रिवाज, रिश्तेदारों के किस्से, मादरी ज़बान, अपनी मिट्टी की खुशबू और पुरानी यादों के फ्लैशबैक्स होते थे। लेकिन वो उन बातों को महज कहानियाँ समझकर हंसी में उड़ाया करता था। उसके लिए असल दुनिया वही थी जहाँ वो हर रोज़ जीता था। लंदन की भीड़ भाड़, उसकी मसरूफ़ सड़कें, महंगे खाने, कॉलेज यूनिवर्सिटी की भाग दौड़, उसे वो माहौल पसंद था जिसने उसकी सोच और आदतों को अपने रंग में ढाल रखा था। पाकिस्तान से उसे कभी कोई ख़ास लगाव ना रहा था, बल्कि वो तो हमेशा अपने वालिदैन को यही समझाने की कोशिश करता कि उसके लिए ये ज़मीन अजनबी है। कुछ पाकिस्तानी कज़िन्स ने उसका दिल ख़राब कर रखा था कि उसे पाकिस्तान जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। 15 साल की उम्र तक वो कुल कुल मिलाकर 5 मरतबा पाकिस्तान गया था और फिर उसने जाना तर्क कर दिया। लंदन में जहाँ उसके कई दोस्त थे, उन दोस्तों में भी मिखाइल एक ऐसा दोस्त था जो हर लम्हा उसके साथ खड़ा रहा था। वो यूनिवर्सिटी में मिले थे और तब से उनकी अच्छी बनने लगी थी। मिखाइल ने उसकी फैमिली को बहुत करीब से जान लिया था, इसीलिए उनका रिश्ता भाइयों जैसा था, जैसे वो सदियों से किसी अनदेखे रिश्ते में जुड़े हों। ज़रमीना के लिए भी मिखाइल कोई अनजान शख्स ना रहा था। माँ बाप के पाकिस्तान चले जाने के बाद वो उन दोनों को ही अपना सब कुछ समझती थी। उनकी मिखाइल से दोस्ती ऐसी थी कि वो एक दूसरे के ममालिक के बारे में जानते। वो मिखाइल से रूसी ज़बान सीखते और उसे उर्दू सिखाते। उन तीनों ने इकट्ठे यूरोप के कई ममालिक घूम लिए थे। मिखाइल को पाकिस्तान के बारे में जानने का बहुत शौक़ था। उसने कभी वाज़ेह तौर पर असल वजह तो नहीं बताई, इसीलिए बालाज ने अखज़ खानज़ादा को अखज़ कर लिया कि वो उसकी वजह से पाकिस्तान को पसंद करता है। उसे इतना तो मालूम था कि मिखाइल का माजी कहीं ना कहीं दुख और ज़ख्म से भरा है, लेकिन उन ज़ख्मों की गहराई क्या है वो कुरेदना नहीं चाहता था, कम से कम इस वक्त जब तक वो खुद उसे कुछ बताने के लिए राज़ी ना हो। मिखाइल का माजी अभी तक एक राज के पर्दे में था। इस रोज़ सब बदलना शुरू हुआ जब उसके बाप को हार्ट अटैक हुआ था और उवैस ने उससे ज़रमीना को पाकिस्तान चलने का कहा था। उसे शक था कि वो सिर्फ ज़रमीना को बुलाकर दोबारा शादी करवाना चाहते हैं और उसने इनकार कर दिया, लेकिन ज़रमीना बस जिद थी कि वो साथ चले। उन्हें अपने वालिदैन से मिले बहुत अरसा हो गया है। इस सिलसिले में उन दोनों में बेशतर मरतबा लड़ाई भी हुई और हर मरतबा मिखाइल ने सालसी का किरदार अदा किया था। ज़रमीना पाकिस्तान चली गई। वो ना चाहते हुए भी कुछ दिनों बाद उसके पीछे चला आया। मिखाइल भी साथ ही था। फिर उसकी मौत वाली खबर ने उसके दिल पर एक ऐसी ज़रब लगाई जिसने लंदन की तमाम रोशनियों को बेमानी कर दिया। वो खबर उसके लिए यूँ थी जैसे किसी ने उसके सीने से दिल निकाल लिया हो। वह हादसा सिर्फ एक सदमा नहीं था कि वो भूल कर आगे बढ़ जाता। उसकी बहन को मारा गया था। ऐसा क्यों हुआ था, उसे जवाब चाहिए था और वो जानता था कि लंदन में बैठकर वो कभी जवाब तलाश नहीं कर सकता। वो यहीं रुक गया, इसी ज़मीन पर जहाँ उसकी बहन की ज़िंदगी छीनी गई थी, और उसी ज़मीन पर उसे अपनी बहन के लिए इंसाफ तलाश करना था। उसके अंदर एक अजीब सा खुला पैदा हो गया। ये मुल्क उसके लिए मानूस भी था और बेहद अजनबी भी। बचपन में वालिदैन के साथ कभी कभार यहाँ के किस्से सुनकर वो सोचा करता था कि ये एक पुरानी थकी हुई जगह है जहाँ ज़िंदगी का बहाव मगरिब के शहरों से मुख्तलिफ है। अब जब वो यहाँ आया तो एहसास हुआ कि वो किस्से सच थे। पुराने लोग, मशरकी लोग, देसी लोग, अपनापन, गलियों की बेतरतीबी, सियासत के उलझे धागे, हर शय ने उसके अंदर सवाल उठाया था कि क्या वो वाकई अपनी बहन के कातिल को यहाँ तलाश कर सकेगा। वो दिन रात कातिलों तक पहुँचने के तरीके ढूंढने लगा। वो जानता था कि ये जंग आसान नहीं, इसीलिए वो इन
وہ لندن کی آسانیوں اور آسائشوں کو پیچھے چھوڑ کر حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے جدوجہد کرنے لگا۔ قدم ڈگمگاتے تو وہ اپنی بہن کا چہرہ یاد کرتا اور عہد دہراتا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ قاتل کو ڈھونڈ کر رہے گا۔ مہرنگ کے ساتھ اس کی ملاقات نے اس کے سفر کو نئی سمت دی تھی۔ مہرنگ ان لڑکیوں میں سے تھی جن کے قصے وہ اکثر زرمینہ کے منہ سے سنتا رہتا تھا۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جنہوں نے زرمینہ کی مدد کی تھی۔ صرف وہ ہی نہیں، میخائیل نے بھی زرمینہ کے منہ سے ان چاروں کی شان میں کئی قصیدے سنے تھے۔ مہرنگ کو اس نے زرمینہ کے لیے کام کرتے دیکھا۔ وہ مقامی حالات کو بہتر سمجھتی تھی۔ اس نے ظلم اور ناانصافی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس سے اپروچ کرنے کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ اس کی موجودگی بہلاج کے لیے سہارا بن گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس ملک میں کبھی اکیلا آگے نہیں بڑھ پائے گا، سو مہرنگ کی صورت میں آگے بڑھنے کی جو ہمت ملی اسے اٹھانے کا باعث بنی۔ عدالتوں کے چکر، وکیلوں سے بحث، میڈیا ہینڈلنگ، غرض وہ اس سے بہت کچھ سیکھنے لگا تھا۔ اس مرتبہ اس نے پاکستان کو نئے انداز سے جانا تھا۔ وہ ملک جس سے اسے کبھی کوئی محبت نہ تھی، آہستہ آہستہ اس کے اندر جگہ بنانے لگا۔ یہ ملک آسان تھا نہ، یہاں کے لوگ اور نہ ہی یہاں سب کچھ اچھا تھا، لیکن یہ جگہ اسے اپنی لگنے لگی تھی۔ یہاں اس کی بہن کا خون بہا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جس کے لیے اس کے والدین واپس لوٹے، اور اب وہ جان چکا تھا کہ وہ بھی زمین سے کٹ کر نہیں رہ سکتا۔ بالاج کی شخصیت اب بدلنے لگی تھی۔ وہ جو کبھی پاکستان کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں سمجھتا تھا، اب اسی زمین پر کھڑا اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن وہ تیار تھا۔ اس کے قدم اس مٹی میں جمتے جا رہے تھے کیونکہ وہ اس زمین کو اپنا ماننے لگا تھا۔ الفا سیکیورٹی گروپ، اسلام آباد۔ وہ کانفرنس روم نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ روشنی سامنے لگی اسکرین سے پھوٹ رہی تھی جو سیاہ پس منظر پر نیون بلیو گرافکس کے ساتھ آنے والے پروجیکٹ کی تفصیلات دکھا رہے تھے۔ لمبی بیضوی میز کے اوپر جدید کرسٹل لائٹس مدھم روشنی بکھیر رہی تھی۔ کانفرنس ہال بھرا ہوا تھا اور ہر کرسی پر بیٹھے فرد کے سامنے فائلز اور ڈیجیٹل ٹیبلٹ کھلے رکھے تھے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح میٹنگ کی اصل کشش وہ تین لوگ تھے جو جس میٹنگ میں وہ سارا وقت نظروں کا محور وہی رہتے تھے۔ ان تینوں نے الفا سیکیورٹی گروپ کے کئی اتار چڑھاؤ اکٹھے دیکھے تھے۔ وہ بگ 3 کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ ابتسام کی شادی کی خبر کے بعد سے بہت سے امپلائی ان تینوں کے درمیان آفس ڈرامہ چاہ رہے تھے، کیونکہ سب کہیں نہ کہیں جانتے تھے امارا اور ابتسام کزن ہے اور ان دونوں کی شادی متوقع ہے۔ آرٹ گیلری میں اس روز جو ہوا تھا، آفس میں کسی بریکنگ نیوز کی طرح ایک دوسرے کو بتایا جا رہا تھا۔ وہ سب امارا کے ٹوٹ جانے، کئی دن تک آفس نہ آنے، ڈپریس ہونے کے اندازے لگا چکے تھے، اور اس واقعے کے اگلے روز سے وہ تینوں ہمیشہ کی طرح ہی کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ نہ کوئی روتا نظر آیا اور نہ کوئی لڑائی ہوئی، اور آفس والے ان تینوں کے اس قدر نارمل رویے سے بے حد مایوس تھے۔ اس ماحول میں غیر معمولی سنجیدگی تھی، کیونکہ نئے آنے والے پروجیکٹس کی بریفنگ کے بعد اب وہ اس وقت کے اہم ترین پروجیکٹ پر بات کرنے لگے تھے جو محض ان کے ساتھ کی بہتری کے لیے نہیں تھا، بلکہ دی شیلڈ اسٹار والوں کی گئی سرمایہ کاری کے اعتماد کے لیے بھی موزوں تھا۔ اس پروجیکٹ کا مقصد نہ صرف ملک کی سیکیورٹی انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانا تھا، بلکہ کمپنی کی ساکھ کو بھی عالمی سطح پر نمایاں کرنا تھا۔ اور اس ماہ ہمارا فوکس 3 بنیادی پہلوؤں پر رہے گا، جن میں پرائمری سیکیورٹی روٹس کی ڈیزائننگ، ایمرجنسی ایگزٹ اسٹریٹجیز اور ڈیجیٹل فائر وال اور ڈیٹا ماسکنگ شامل ہونے والے ہیں۔ اس سلسلے میں جو کمیٹی میٹنگز کی گئی تھیں، ان میں سب ایکسپرٹ نے اسی بات پر اتفاق کیا ہے کہ کسی بھی ممکنہ خطرے کی صورت میں نہ صرف زمینی ٹیم بلکہ سائبر ٹیم کو بھی مکمل تحفظ فراہم کیا جانا بہت ضروری ہے، اور امید ہے یہاں بیٹھے ہر شخص کو اب تک کی بریفنگ کو لے کر کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح ماحول پر چھا جانے والا ابتسام بے حد پیشہ ورانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔
वो लम्हा भर को रुका, पानी का एक घूंट भरा और फिर स्लाइड बदल दी। अमारा ने स्क्रीन से नजरें हटाकर उसे देखा और फिर देखती रह गई। उसने हल्की नीली और सफ़ेद धारियों वाली शर्ट के साथ सफ़ेद वाइड लेग वाइट लेग पैंट पहनी हुई थी और गले में सफ़ेद सिल्क का स्कार्फ लपेट रखा था। इब्तिसाम के दोबारा बोलने पर वो सर झटक कर उसे सुनने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब की मर्तबा वो अल्फाज समझ नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद ब्रीफिंग ख़त्म हुई तो उसे होश आया। वो सीधी होकर बैठी क्योंकि सवाल जवाब का सिलसिला चल निकला था। इब्तिसाम के साथ साथ अर्दशेर ने भी अपना माइक खोल लिया। अगर डिज़ाइन करदा सिस्टम खतरा डिटेक्ट ना कर पाया, खतरात बढ़ गए, तो क्या हमारे पास मुतबादिल एग्जिट पॉइंट्स होंगे? इब्तिसाम ने अर्दशेर की जानिब देखा। मैप की सेक्शन बी और डी में एग्जिट पॉइंट मौजूद है और उनकी सिक्योरिटी लेयर्स भी मज़ीद मजबूत की जा रही है। आप बेफिक्र रहें, हमने 2 बैकअप रूट्स डिज़ाइन किए हैं। अगर प्राइमरी प्लान फेल हो भी जाए तो टीम फ़ौरन शिफ्ट कर सकती है। अगर कोई हमारे बैकअप रूट्स को पहले से ट्रेस कर ले तो क्या होगा? आप दोनों ने ये रिस्क फैक्टर क्यों नज़रअंदाज किया? अमारा ने पूछने वाले को गौर से देखा और हाथ उठाकर उन दोनों को जवाब देने से मना किया। अल्फा सिक्योरिटी की कवर टीम ने उसके लिए भी मुतबादिल तैयार कर लिए हैं। टीम डेटा मास्किंग और फेल एग्जिट ऑप्शंस पर भी काम कर रही है। शायद आपने ब्रीफिंग ठीक से सुनी नहीं। वो नरमी से मुस्कुराते हुए गोया हुई। इब्तिसाम भी मुस्कुराया। हमारा ने उसकी ब्रीफिंग गौर से सुनी थी, वो खुश हुआ। क्या आप माहौलियाती रिस्क फैक्टर के बारे में कोई अपडेट देना चाहेंगे? अमारा ने इब्तिसाम को देखा, यानी जवाब वो देगा। उसकी रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। फ़िलहाल हमारा फोकस लोकल सिक्योरिटी और एग्जिट रूट्स पर है। क्या शील्ड स्टार को हमारी इन प्लानिंग्स की डिटेल्स तक मुकम्मल रसाई होगी या हम सिर्फ रिज़ल्ट शेयर करेंगे? मेरी तजवीज़ यही है कि हम उन्हें सिर्फ रिजल्ट्स दिखाएं, ना कि अंदरूनी हिकमत अमली। इस तरह हमारा सिस्टम महफूज भी रहेगा और एतमाद भी कायम होगा। अर्दशेर ने जवाब दिया। दिलचस्प, यानी आप ही कहना चाहते हैं कि एक सरमायाकार जो हमारे प्रोजेक्ट पर अरबों रुपए लगा रहा है, उसे सिर्फ आखिरी नताइज पर मुतमईन किया जा सकता है। क्या आपको लगता है वो इस पर एतमाद करेंगे, या शायद आप चाह रहे हैं कि वो आप पर अंधा एतमाद करे? माहौल एक लम्हे के लिए थम गया। बाकी टीम ने नजरें फाइलों पर गाड़ दी। वो सवाल जिस टोन में किया गया था, वो जानते थे जवाब भी उसी टोन से दिया जाएगा। वो तीनों वहाँ किसी की भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते थे। अमारा ने गर्दन मोड़कर साथ बैठे अर्दशेर को देखा, जो मेज़ पर हाथ रखे हल्का सा माइक के करीब झुका। एतमाद बातों से नहीं, अमल से कायम होता है। जब काम करेंगे तो रिजल्ट भी आएगा और वही रिजल्ट हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगा। शील्ड स्टार वालों को हमारी की गई मेहनत से नहीं, नतीजे से गर्ज है। और अर्दशेर ने सादगी से जवाब दिया। अमारा ने मीटिंग ख़त्म करने का इंदिया सुना दिया। अब मज़ीद सवाल जवाब इस वक्त वो नहीं सुनना चाहती थी। वो थक चुकी थी। मीटिंग बर्खास्त हुई तो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फ्रेंस रूम खाली होने लगा। उन तीनों पर तबसरा करते लंच में क्या खाना है, कहाँ से खाए, ऑफिस के बाद कहाँ मिलना है, जैसे सवाल करते एम्प्लॉय बाहर जा रहे थे। अब सिर्फ चंद लोग रह गए थे। ज़रा देर को सस्ताने के लिए अमारा ने सीट की बैक से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। अभी जब सब चले जाएंगे तो उसे इब्तिसाम और अर्दशेर के साथ एक अंदरूनी मीटिंग भी करनी थी। ये हमेशा से होता आया था और आज भी होना था। सबसे ज़रूरी मीटिंग उन तीनों की ही होती थी। उसी का सोच कर वो मज़ीद थक रही थी। अर्दशेर सर, हमने सुना आप टीम को कोयटा लेकर जा रहे हैं। कुलीग नाजिया ने अपनी चीज़ें समेटते हुए जैसे सुनी सुनाई बात उससे कन्फर्म करना चाहिए। हमारा के कान भी खड़े हो गए। वो जो कॉफ़ी पी रहा था चौंका। साथ वाली कुर्सी पर निगाह दौड़ आई। वो आंखें बंद किए जैसे सोने की कोशिश कर रही थी। वो महज शान उचका कर रह गया। चलने की ऑफ़र तो सिर्फ अमारा और इब्तिसाम को दी थी। ये पूरी टीम के चलने का शोशा किसने छोड़ा? मैंने भी ऐसा सुना था। क्या वाकई टीम कोयटा जा रही है? बाहर जाते जाहिद ने भी रुक कर पूछा था। अमारा ने बंद आंखों से साथ बैठे अर्दशेर का जवाब सुनना चाहा। वो बेशक फंस चुका था। इतने डायरेक्ट सवाल की उम्मीद उसे भी नहीं थी। जी, कराटे क्लब की तामीर शुरू हो चुकी है और जिस रोज़ लेंटर डलना है उसी रोज़ जाने का प्लान है। वहाँ मैडम एक फंड रेजिंग इवेंट में इनवाइटेड है। झूठा।
اس نے امارا کو ایسے کسی ایونٹ کا نہیں بتایا تھا۔ وہ یوں ہی مسکرا دی۔ کیا میں بھی جوائن کر سکتی ہوں؟ نازیہ اشتیاق سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اردشیر گڑبڑایا، پھر سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ آنکھیں کھول کیوں نہیں رہی تھی؟ ابتسام واپس اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں دو کافی مگ تھے۔ اردشیر کو ڈھارس ملی۔ آپ لوگ میڈم سے پوچھ لے اور جو چلنا چاہتا ہے ابتسام کو بتا دے۔ اس نے میز پر مگ رکھتے ابتسام کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے اردشیر کو دیکھا اور پھر وہ بھی خشمگین سا مسکرایا۔ کوئٹہ چلنے کی بات صرف ان تینوں کی ہوئی تھی اور اب اردشیر انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، ورنہ وہ سارا راستہ انہیں یہی سناتا رہتا کہ باقی سب کو بھی آفر کر دینی چاہیے تھی۔ امارا میم، کیا ہم سب چند دنوں کی چھٹی نہ لے لیں؟ اس طرح ہماری تنخواہ بھی نہیں کٹے گی اور سر شیر بلوچ کا کام بھی ہو جائے گا۔ مخاطب کیے جانے پر اس نے آنکھیں کھولی اور سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے مسکرائی۔ ظاہر ہے وہ بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ حالانکہ اگر وہ کہہ دیتی کہ اردشیر کا کام آپ کے جائے بنا بھی ہو جائے گا تو کوئی چلنے کی ضد نہ کرتا، جیسے تم لوگوں کو بہتر لگے۔ اس نے مسکرا کر ابتسام سے کافی کا مگ تھاما اور اردشیر کو دیکھتے ہوئے مسکراہٹ روکی تھی۔ یعنی ہم سب جا رہے ہیں؟ وہ خوش ہو گئی۔ صرف 10 لوگ، امارا نے تصحیح کی اور کافی کا سپ لیتے ہوئے ان دونوں کو نظر انداز کیا، جیسے اس نے تو کسی کو اجازت دی ہی نہیں۔ اپنا لیپ ٹاپ آن کرنے کے بعد وہ اس میں غرق ہو گئی۔ کمرہ خالی ہوا تو تینوں ایک ساتھ بولنے لگے اور کسی کو کسی کی بات سمجھ نہ آئی۔ میں کسی فنڈ ریزنگ ایونٹ پر منعقد نہیں تھی، آپ کو اب ہونا پڑے گا، وہ خفا سا بولا۔ تم ارینج کرو گے؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ظاہر ہے، ورنہ میں اتنی فوج کو کہاں مصروف رکھوں گا۔ اس نے کہنے پر امارا اور ابتسام دل کھول کر ہنسے۔ اردشیر زیادہ لوگوں میں رہنے والا انسان نہیں تھا اور نہ وہ زیادہ لوگوں کی موجودگی میں پرسکون محسوس کرتا تھا۔ عرف عام میں وہ ایک انٹروورٹ تھا اور وہ دونوں جانتے تھے۔ کام کے علاوہ وہ بس اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ اچھا وقت گزارنا پسند کرتا تھا۔ پشاور، پاکستان۔ پشاور کی سرزمین بارش کے بعد مٹی کی تازہ خوشبو سے مہک رہی تھی۔ لکڑی کے بڑے بڑے دروازوں پر پیتل کی کندہ کاری جھلک رہی تھی، جبکہ صحن میں باریک دھاگوں جیسی بارش کی بوندیں ابھی تک بیلوں کے پتوں پر ٹھہری ہوئی تھی۔ کونے میں رکھے مٹی کے گملوں میں گلاب اور گیندے کے پھول نمی میں مزید خوشبو بکھیر رہے تھے۔ دیواریں بھوری اینٹوں سے راستہ تھیں جن پر نیلی اور سبز نقش و نگاری کی گئی تھی۔ آگے بڑھو تو لان میں گہرے رنگ کے قالین بچھے ہوئے تھے۔ پاؤ جہاں بڑے بڑے گاؤں تکیوں پر کچھ دیر پہلے ہی دادا جان اور بابا جان آ کر بیٹھے تھے۔ مائدہ بھی ساتھ آئی تھی۔ ماں اور چندہ گل کو سلام کرتے ہی اندر چلی گئی تھی، جبکہ اسفندیار بھی فریش ہو کر آنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ چند روز قبل وہاں وہ جوان بیٹھا تھا جو اپنے والدین کے ذریعے اپنا مدعا ان تینوں کے سامنے رکھ چکا تھا، اور وہ دادا جان بھی اس پر واضح کر دینا چاہتے تھے کہ مائدہ کسی کی منگیتر ہے۔ تم مائدہ کو کب سے جانتے ہو؟ دادا جان کا سوال کافی سنجیدہ تھا۔ میں انہیں 7 سال سے جانتا ہوں، لیکن کیریئر کی مصروفیت کی وجہ سے ابھی رشتہ لایا۔ میں پسندیدگی کی نوعیت جان سکتا ہوں؟ کیا مائدہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے؟ دادا کے رویے سے واضح ہو رہا تھا کہ انہیں وہ لڑکا پسند نہیں آیا۔ یہ تو وہ بہتر بتا سکتی ہے، بے انتہا عاجزی سے کہا گیا۔ شادی ایک ذمہ داری ہے، کیا اٹھا سکو گے؟ میں خود کو یہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل سمجھتا ہوں۔ وہ اس انٹرویو سے کچھ غیر آرامدہ ہونے لگا تھا، لیکن بہرحال وہ انہیں مطمئن کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہتا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھائی تو بارش کی بوندیں جو کھڑکی کے باہر لکڑی کی چھت پر ٹپک رہی تھیں شور مچانے لگی۔ صحن میں لگے پرانے شہتوت کے درخت سے گرتا ایک پتا دالان میں آ گرا۔ ہم مائدہ کی رضامندی سے ہی فیصلہ کریں گے۔ بابا جان نے بات کو سنبھالا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر وہ مائدہ کی شادی اس لڑکے سے کرنے کا سوچے تو اسے مائدہ کی منگنی کا علم ہو۔ اسفندیار نے اس سارے وقت میں اس لڑکے کو کسی مجرم کی طرح پڑھا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب آپ لوگوں کے لیے اچانک ہوگا، کیونکہ رشتہ لانے کے لیے میرے پاس باقاعدہ کوئی حوالہ نہیں تھا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ایک نظر میں دل میں ہی اتر جاتے ہیں، اور کالج سے اب تک میرے لیے وہ انسان مائدہ اور قضائی ہے۔ میں نے خود کو قابل بنانے کے لیے بہت محنت کی ہے۔ آپ چاہے تو میرے بارے میں پوچھ گچھ کروا سکتے ہیں۔ یہ فلمی باتیں ہمارے یہاں نہیں چلتی۔ تم مائدہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کس کی ضمانت ہے کہ تم اس کے قابل ہو؟ دادا کے سختی سے کہنے پر اسفندیار نے داؤد کے چہرے کے تاثرات کو غور سے دیکھا تھا۔
میں جانتا ہوں کہ آپ کے سوال بجا ہے۔ میں اپنے کردار اور نیت کی ضمانت اپنے والدین کی عزت سے دیتا ہوں۔ ہم تمہیں یہ رشتہ فوری نہیں دے سکتے۔ مائدہ کی ایک جگہ منگنی طے ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تو تمہارے بارے میں سوچیں گے۔ ابھی کے لیے ہماری جانب سے انکار ہے۔ اور دادا جان نے وہ کہہ ہی دیا تھا جس کا اسفندیار کو ڈر تھا۔ وہ لوگ چند مزید باتیں کرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ میرا کارڈ ہے، میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ کارڈ میز پر رکھ کر وہ اجازت لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسفندیار انہیں دروازے تک چھوڑنے آیا تھا اور وہ اسے باہر کہیں ملنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ جاتے جاتے آنے کی حامی بھر گیا۔ اسفندیار کی آنکھوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ کچھ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ اس نے فون لاگ میں سے ایک نمبر نکالا۔ ایک بندے کا نمبر بھیج رہا ہوں، معلومات چاہیے، اور اس نے فون بند کر دیا۔ گاڑی گلی سے نکل کر مرکزی سڑک پر آئی تو داؤد عیسانی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ پرانی حویلیوں کی چھتوں پر بارش کا پانی ابھی تک جمع تھا، کہیں دھوپ میں چمکتا اور کہیں سائے میں گہرا ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سکون تھا جو ابھی دالان میں نظر آیا تھا۔ سڑک پر دور ہوتی کار میں بیٹھا شخص ہاتھ کی پشت سے کھڑکی پر بننے والے بارش کے قطرے مٹا رہا تھا۔ وہ ذہن سے کسی دھند کو صاف کر رہا تھا۔ وہ جب خاموش ہوتا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ کسی اہم فیصلے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ داؤد کی شخصیت سطحی نہیں تھی۔ بظاہر وہ ایک مہذب، نرم گفتار اور باوقار شخص دکھائی دیتا تھا، لیکن اسفندیار کو یوں لگا جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ اسے معلوم تھا کہ مائدہ اسے نہیں جانتی اور شاید دادا جان کے ساتھ بابا بھی اس رشتے کو قبول نہ کرے، لیکن جو چیز اس نے داؤد میں دیکھی تھی شاید ان دونوں نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دل جیتنے کے لیے وقت، صبر اور کردار کی مضبوطی چاہیے، اور وہ تینوں اسے اس شخص میں نظر آئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ حال میں آؤ تو مائدہ کو اپنے کمرے میں خاموشی سے سامان الماری میں سیٹ کرتا پاؤ۔ اس کا ماضی اسی شخص میں اٹکا ہوا تھا جو اس کے گھر رشتہ لایا تھا، اور اسے نہیں معلوم تھا اس نے اپنے تمام کلاس میٹس، کولیگ، جونیئرز اور سینئرز یاد کر لیے تھے جن سے اس کی کام کے سلسلے میں سلام دعا تھی، لیکن ان میں سے ایسا کوئی نہیں تھا کہ رشتے کے لیے گھر آ سکے۔ میڈیکل میں صرف ایک لڑکے نے ایسی ہمت دکھائی تھی، اسے شادی کے لیے کہا تھا اور اس کے انکار کے بعد وہ نظر نہیں آیا۔ اب بھی وہ سوچ رہی تھی، لیکن کوئی دور قریب کا بندہ ایسا نہیں تھا جو اس کے گھر رشتہ لا سکتا ہے۔ وہ جس کے بارے میں سوچتی اس کا کہیں نہ کہیں کنیکشن بنا کر وہ ریجیکٹ کر دیتی کہ وہ اس کے گھر رشتہ لا سکتا ہے۔ دروازہ کھول کر چندہ گل اندر آئی۔ مجھے نیند آئی ہے، نہ کسی سے بات کرنی ہے اور نہ کھانا کھانا ہے، وہ اس کی جانب دیکھے بنا الماری میں کپڑے سیٹ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ لگتا ہے دادا اور بابا اس لڑکے کے لیے راضی ہے، اسی لیے تمہیں ساتھ لے آئے۔ اس نے واٹ ایور والے انداز میں ہاتھ ہلایا۔ پتہ نہیں کون تھا اور کیوں جان کا عذاب بن رہا تھا۔ تم تو راضی ہو گیا؟ چندہ گل نے بے حد حیرانی سے پوچھا۔ تو تم راضی ہو کیا؟ چندہ گل نے بے حد حیرانی سے پوچھا۔ وہ راضی ہوں نہ ہوں میں راضی نہیں ہوں۔ وہ راضی ہوں نہ ہوں میں راضی نہیں ہوں چندہ گل۔ کوئی بھی آ کر میرا رشتہ مانگتا ہے اور مجھے زبردستی واپس لایا جاتا ہے کہ اس سے نکاح کروں جسے میں نے دیکھا تک نہیں۔ عجیب مذاق لگا رکھا ہے۔ اتنا عرصہ وہ پاگل آدمی میرے سر پر بٹھا رکھا تھا اور اب نہ جان نہ پہچان والے آدمی سے نکاح کروانے پر تلے ہوئے ہے۔ ایک ہی مرتبہ مجھے زہر کیوں نہیں دے دیتے؟ اچھا لڑکا تھا مائدہ، چندہ گل نے کہتے ہوئے گہری سانس بھری اور اس کے بستر پر بیٹھ گئی۔ لالا کو بھی اچھا لگا تھا، لیکن دادا جان تمہاری منگنی توڑنے کے حق میں نہیں۔ میں نے کبھی تم سے اس کا ذکر کیا؟ زرمینہ کی موت سے پہلے تک وہ چندہ گل کو بھی اپنی روزمرہ سنایا کرتی تھی، شاید اسے کچھ یاد ہو۔ نہیں، کبھی ذکر نہیں کیا۔ پھر میں کیسے؟ ابھی وہ کچھ کہتی کہ دروازہ کھول کر ماں اندر آئی۔ وہ پہلے سے بوڑھی اور لاغر نظر آتی تھی۔ انہیں دیکھ کر مائدہ کے دل میں ایک چبھن سی ہوئی تھی۔ مورے، آپ ٹھیک تو ہے؟ اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے؟ وہ جلدی سے کپڑے وہیں چھوڑ کر ان تک گئی اور انہیں بیڈ پر بٹھایا۔ دو جوان بیٹیاں گھر بیٹھی ہوں تو مائیں کمزور ہی ہو جاتی ہے، ماں نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ انہیں گھٹنوں کا بہت مسئلہ رہتا تھا۔ مائدہ نے خاموش نگاہوں سے چندہ گل کو دیکھا۔ میری فکر مت کیا کرے یعنی آپ کا فیورٹ داماد واپس تو آ گیا ہے نا؟ اب کچھ دنوں میں چندہ گل کو بھی لے جائے گا، اس کی بھی فکر مت کرے، خوش رہا کرے۔ تمہارے دادا
चंदा को भेजने के हक में नहीं है। वो खुला का फैसला कर चुके हैं और तुम्हारी फिक्र क्यों ना करूँ मायदा, तुम मेरी सौतेली औलाद तो नहीं हो। वो शिकवा को ना हुई। मेरी एक बात मान लो मायदा, खुदा का वास्ता है शादी कर लो, तुम्हें मेरी तरबियत का वास्ता है, मुझे और जलील मत करवाओ। मायदा ने माँ के जुड़े हाथ जल्दी से खोले और दोनों हाथ बारी बारी चूमे। उसका दिल भर आया था। उसने करियर बनाने के लिए खुद को बाकी बहुत सी चीज़ों की तरह इस्लाम से भी दूर कर लिया था। चंदा गुल की मर्जी पूछी किसी ने? जानती तो हो अपनी बड़ी बहन को, उसके दादा की मर्जी उसकी मर्जी। क्या उबैस लाला से अलग होना चाहती हो चंदा गुल? वो उठ खड़ी हुई। उसने सर उठाकर मायदा को देखा। उसके चेहरे पर कुछ कर दिखाने वाली चमक थी। मैं जो जो दादा और बाबा का फैसला, तुम क्या चाहती हो? उसने अपने अल्फाज पर जोर दिया। चंदा गुल कुछ न कह सकी। आह चंदा गुल, तुम कब अपने हक के लिए बोलना सीखोगी? वो अफसोस से कहती अपने कमरे से निकलकर सीधा दादा के कमरे में आ गई। मैं दिलावेश से शादी करने के लिए तैयार हूँ। दादा नमाज पढ़कर सलाम फेर रहे थे। जब उसकी आवाज़ कानों में पड़ी, वो गर्दन मोड़े हैरत से उसे देखे गए। लेकिन मेरी एक शर्त है। दादा ने दुआ के लिए हाथ उठाए। आप ले लो माँ और उवैस लाला की तलाक नहीं करवाएंगे। आपको नज़र आना चाहिए वो उवैस लाला के साथ बहुत खुश है। और दादा दुआ के दौरान ही इस बात में सर हिलाकर गोया उसकी शर्त मान ली। वो उनसे कुछ अच्छा सुनने की उम्मीद दिल में दबाए वापस हो ली। वो कभी उसके लिए अच्छा वो नहीं बोलेंगे और वो जानती थी, लेकिन हर मर्तबा उम्मीद से अपने दादा जान की तरफ देखना उसे अजियत मिलने के बावजूद पसंद था। वो लड़की जो कुछ अरसा पहले अपनी ऐसी बहन को तलाक लेने के लिए मना रही थी, आज उसकी शादी बचाने की खातिर खुद सूली पर चढ़ने को तैयार थी। लेकिन इस कुर्बानी से उसके रैंक दादा के सामने नहीं बढ़ेंगे, ये तय था। दरवाजे के बाहर खड़े असफंदियार को एक नज़र देखा और नज़रअंदाज करते आगे बढ़ गई। पूरा रास्ता उसने अपने भाई से बात नहीं की थी, बल्कि बात तो किसी ने नहीं की थी। बस दादा जान मुसलसल उसे कोसते रहे थे। उसकी नाराज़गी पर असफंदियार बेवजह मुस्कुरा दिया। रात को मुस्तफ़ा और ज़मरत का वलीमा है और हम इनवाइटेड है, तैयार रहना। आप चले जाइएगा, मुझे सोना है। वो पलटे बगैर कहकर आगे बढ़ गई। उसने दाऊद रिसाई और मिखाइल पर दिल आवेज़ को चुना था। वो वजह जानता था। वो घर वालों को यकीन दिलाना चाहती थी कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। वो दादा के कमरे में जाने के बजाय वापस हो लिया, अब कि उसके चेहरे पर एक फैसलाकुन मुस्कुराहट थी। पेशावर पाकिस्तान सूरज ज़वाल की आखिरी सरहदों को छू रहा था। साए लंबे हो चुके थे वो और दिन का सारा गुरूर शाम के झुकाव में छुप गया था। शादी हॉल रंगीन रोशनियों और झूमरों से जगमगा रहा था। दरवाजे पर मेहमानों का रश था और हॉल के अंदर सफ़ेद और सुनहरी पर्दों, फूलों के मेहराबों और कुर्सियों की तरतीब ने एक शानदार मगर पुरसुकून माहौल बना रखा था। स्टेज पर लंबा सोफ़ा रखा था जिस पर ज़मरत और मुस्तफ़ा साथ बैठे थे। ज़मरत ने भारी काम वाला अनाबी और गोल्डन लहंगा पहन रखा था, जिसका दुपट्टा सर पर पिनों की मदद से अटका हुआ था। मुस्तफ़ा ने ज़िया सूट पहन रखा था और वो दोनों अपने आप में मुकम्मल लग रहे थे। मेहमान कतार दर कतार आ रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे, दुआएं दे रहे थे। एक तरफ पुश्तो मौसीकी की हल्की धुन माहौल में घुली हुई थी और दूसरी जानिब खाने की खुशबू सबको मज़ीद पुरजोश कर रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा ख़ानदान इतना बड़ा है। उसकी मामू की फैमिली तस्वीर बनवाकर जब स्टेज से उतरी तो ज़मरत ने सरगोशी की। मुझे भी आज ही इल्म हुआ कि यहाँ आबादी काफ़ी बढ़ गई है। हमारे आज के फ़ोटोशूट में जो तस्वीर सबसे प्यारी आएगी, हम उसे फ्रेम करवाएंगे। ज़मरत ने एक लम्हे को मुस्तफ़ा की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा। उसकी आंखों में एतमाद और भरोसे की रोशनी फिर से चमकने लगी थी। उसकी निगाह यूं ही सामने उठी तो अतरीन को एक कज़िन के साथ स्टेज की जानिब आते देखा। ये यहाँ क्यों आ रही है? मैं अतरीन से बात करके अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती। उसने बड़ी मुश्किल से बात को सलीके से करने की कोशिश की। तुम जेलस हो रही हो। मैं जेलस नहीं हो रही, मगर वो यूं ही करीब आती रही तो हमारा वलीमे का फंक्शन ख़राब ज़रूर होगा। मायदा कहती है जो लोग आपको पसंद ना हो उन्हें बिला वजह एक अदद मुक्का जड़ देना चाहिए। दिल को सुकून भी मिलता है और वो आपके सामने कम आते हैं। वो समझकर उठ खड़ा हुआ और किसी किस्म की बदमज़गी से बचने की खातिर अतरीन के करीब आने से पहले ही कैमरामैन को पास बुलाकर कपल फ़ोटोशूट का कहा और ज़मरत को अपने साथ खड़ा करवा दिया। खनशा को इशारा किया तो भागती उस तक पहुंची। आधे घंटे तक स्टेज पर कोई ना आए और खाना खोलो यार, इन लोगों को मसरूफ़ करो, उसने बड़े सख्त लहजे में कहा था।
हंशा का रौब बहरहाल इस वक्त सब पर हावी था, क्योंकि वो दुल्हा दुल्हन के करीब हर किसी को नहीं आने दे रही थी। बकौल उसके उसकी भाभी एक सेलिब्रिटी है। फोटोशूट से फारिग होने के बाद तमाम करीबी कजिन मुस्तफ़ा को खींचकर डांस फ्लोर पर ले गए कि शादी हो और रतन ना हो तो क्या शादी हो। ज़मरत वापस स्टेज पर बैठ गई। वो अपना फ़ोन देख रही थी। उसके घर से कोई क्यों नहीं आया था, बल्कि उसने जिसको वलीमे का दावतनामा भेजा था कोई भी नहीं आया था। गहरी, मजबूत और दिल को झंझोड़ देने वाली ढोल की थाप शुरू हुई। ढोल बजते ही कुछ नौजवान दायरे में खड़े हो गए। ज़मरत ने नजरें डांस फ्लोर पर मरकूज करने की कोशिश की। वो सब पुश्तों रिवायती अतन शुरू कर रहे थे। उसने एक मर्तबा मायदा, महरिंग और अमारा के साथ कॉलेज के कल्चर डे अतन किया था और उन्हें बेहद मज़ा आया था। ढोल की थाप पहले आहिस्ता और फिर तेज़ हो गई। लड़के दायरे में घूमते मुस्तफ़ा के गिर्द अतन कर रहे थे। हॉल ताली और कहकहों से गूंजने लगा था। हर कोई इस लम्हे उसे अतन में मगन नजर आया। वो भी तालियों के ज़रिए उनका साथ दे रही थी, लेकिन दरवाजे की जानिब देखते उसका दिल भारी होने लगता। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। मुस्तफ़ा के ख़ानदान वाले सब बड़ी मोहब्बत और जोश के साथ शरीक थे। वो उसे बहुत अच्छे से मिल रहे थे, लेकिन उसके वालिदैन, कज़िन, दोस्त कोई भी तो वहाँ मौजूद नहीं था। वीआईपी कुर्सियाँ अभी तक खाली पड़ी उसका मुंह चिढ़ा रही थी। क्या मेरी खुशी आप सबके लिए इतनी बेमानी है? वो दिल ही दिल में सबसे शिकवा थी। रात ही तो उसकी सोफे से बात हुई थी और वो कह रही थी कि सब आएंगे। उसकी आंखों में नमी तीर गई। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराती रही ताकि कोई महसूस न करे, लेकिन इस वक्त वो वालिदैन और दोस्तों की गैर मौजूदगी पर बदगुमान हो रही थी। उसी लम्हे मुस्तफ़ा ने रक्स करते एक निगाह ज़मरत पर डाली। वो मुस्कुराया तो उसने भी मुस्कुराने की कोशिश की। ढोलची ने जब थाप और तेज़ की तो एक दोस्त ने मुस्तफ़ा को कंधे से पकड़कर घुमा डाला। हॉल कहकहों और तालियों से गूंज उठा। ये हुआ ना असलतन, अब लग रहा है किसी पठान की शादी है। दायरे में घूमते वो उसे छेड़ भी रहे थे और कोई शक नहीं था कि वो उनके कमेंट्स को एंजॉय भी कर रहा था। नजरें गाहे बगाहे स्टेज पर अफसरदा सी बैठी ज़मरत पर भी उठ रही थी और वो उसके उदास होने की वजह जानता था। चूँकि इस मामले में वो बेबस था तो कुछ कर नहीं सकता था। गाना ख़त्म हुआ तो हॉल में कुछ देर की तालियों के बाद खामोशी हो गई। दुल्हन के घर से कोई नहीं आया। कोई आंटी अभी भी स्टेज के करीब वाले मेज़ पर आकर बैठी किसी से पूछ रही थी। डीजे अभी दूसरा गाना तलाश नहीं कर पाया था, इसीलिए उसे आवाज़ बेवक्त आई थी। अभी तक तो कोई नज़र नहीं आया, आना तो चाहिए था। वैसे अजीब बात है ना। ज़मरत ने क्लच से फ़ोन निकाला और तेज़ी से यूसुफ भाई का नंबर मिलाया। हाँ ज़मरत बच्चे, कैसा रहा वलीमा? वो चंद दिन पहले ही वापस जा चुके थे। मेरा वलीमा अभी कुछ देर पहले शुरू हुआ है और आपके प्यारे चाचू और चची जान यहाँ मौजूद नहीं है। अरे देर सवेर हो जाती है, तुम उन्हें माँ बाप मानने से तो इनकार मत करो। वॉटेवर, उसने नाराज़गी से कहा। अच्छा मूड ऑफ मत करो, मैं पता करता हूँ। मैं उनसे वापस कभी मिलने नहीं जाऊँगी अगर आज वो यहाँ ना आए। उसने अपनी सुनाकर फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद मुस्तफ़ा उसके साथ आकर बैठा। तुम्हारे गेस्ट आ चुके हैं, बाबा उन्हें रिसीव करने गए हैं। क्या सब आए हैं? सुहेल साहब को ज़रूरी काम था, इसीलिए वो बाबा से माजत कर चुके हैं। तुम उनके ना आने पर उदास मत बैठो। उसने मुस्कुराकर कहा। ज़मरत के दिल में कुछ टूटा था, लेकिन वह इस बात में सर हिलाकर मुस्कुरा दी थी। और बहुत फुर्सत से अपनी बेटी के गिले शिकवे सुने और उसके हाथ चूमती रही। वो निकाह से ज़्यादा आज खूबसूरत लग रही थी। अब चूँकि वलीमा था तो मुस्तफ़ा के दोस्तों की कसीर तादाद भी वहाँ मौजूद थी, जो गाहे बगाहे उनसे मिलने स्टेज तक ज़रूर आ रहे थे। असफंदियार भी वहाँ मौजूद था और कुछ देर बाद ही बालाज उनके पास बैठा हुआ था। ज़मरत भाभी, वो आपकी दोस्त मायदा नहीं आई वलीमे पर? ज़मरत हैरान हुई। वो बिला वजह मायदा के बारे में दूसरी मरतबा पूछ रहा था। सबके अपने काम है बालाज। वो रात के फंक्शन के लिए पेशावर नहीं आ सकती और वो रहे उसके भाई पुलिस में होते हैं। ज़मरत को लगा उसका बार बार इसरार करना शायद मायदा को पसंद करने की वजह से है। उसके जताने पर एक लम्हे को उसने समझने की कोशिश की, उसने ऐसा क्यों कहा है, और फिर नफ़ी में सर हिलाते हंस दिया। वो पेशावर में है, वो कुछ डिस्टर्ब है। जाने से पहले उनकी तरफ ज़रूर
चक्कर लगाइएगा। तुम्हारी बात हुई उससे? वो एकदम परेशान हो गई। मिखाइल उनके घर गया था, वहीं कोई गड़बड़ हुई। बहरहाल अभी आप अपना वलीमा एंजॉय करें। सॉरी ब्रो, ऐसे मौके पर आपकी मिसेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं वापसी के लिए निकल रहा हूँ तो सोचा अभी बात कर लूँ, वरना मिखाइल के 101 मैसेज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। रात मेरी तरफ रुक जाओ, ऐसी भी कोई आग नहीं लगी इस्लामाबाद में जो तुम्हारे जाए बिना बुझेगी नहीं। मुस्तफ़ा ने उसे डपटा। कल वर्किंग डे है और मैं तनख्वाहदार बंदा हूँ। मेरी एक अदद खड़ूस बॉस भी है तो मेरा जाना ज़रूरी है। आप लोग ऐश करें भाई, बिजनेस ओनर्स हैं, मर्जी से आए जाए, कोई फिक्र फाका ही नहीं। मैं तो बस हाजिर लगवाने आया था। वो खड़े होते हुए कह रहा था। मुस्तफ़ा भी खड़ा हुआ और उससे बगलगीर हुआ। ज़मरत मैं इसे बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। ज़मरत ने मुस्कुराकर इजाज़त दी। वो पहला दोस्त मेहमान था जिसे छोड़ने खुद बाहर जा रहा था। वो मुस्तफ़ा के लिए अहम ज़रूर था। वो उसे लिए मर्दाने में आया और तीसरी मेज़ में से किसी को इशारे से करीब बुलाया। सिकंदर, ये अपना भाई है, तुम इसके साथ इस्लामाबाद जाओ। क्यों लाला, खैरियत है? खैरियत भी है और ज़रूरत भी। भाई के चंद काम हैं जिन्हें अगले हफ्ते तक हर हाल में मुकम्मल करना है। सबसे पहले असलहा लाइसेंस बनवाओ, फिर जो बंदूकें भाई बोले सब मुहैया करो। हमें एक केस के लिए पुलिस और हस्पताल के रिकॉर्ड्स तक रसाई चाहिए होगी। सीधे तरीके से अपने बहुत लोग कोशिश कर चुके हैं, रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, लिहाजा अपने बंदे इस्तेमाल करो। जहाँ पैसे लगे लगा देना। केस की तफसीलात भाई तुम्हें समझाएगा। सबसे ज़रूरी काम जाफ़र रियाज के घर घुसना। हमारा एक बंदा पहले ही वहाँ मौजूद है, लेकिन तुम वहाँ सिर्फ अंदरूनी कामों को देखो। तुम्हें घर के CCTV और अहम मालूमात निकालनी है। बाकी अगर भाई कोई काम करने का कहे तो समझो मैंने कहा है। दोबारा कह रहा हूँ, पैसों की फ़िक्र मत करना, सारे बिल मुझे भेज देना। वो बड़ी संजीदगी से कह रहा था। जाफ़र रियाज कराची में नहीं, वो अशर है। ठीक ठीक, वहाँ अपने बंदे हैं, बेफिक्र रहो लाला, अगले फ़ोन से पहले काम हो जाएगा। मैं सिकंदर यूसुफ जई, उसने अपना तारुफ करवाया। बालाजी गुल खानज़ादा, उसने अपना हाथ आगे करके मुसाफिहा किया। इन दोनों के चले जाने के बाद वो वापस आया। तब तक खाना खुल चुका था और अब स्टेज पर उसका इंतज़ार किया जा रहा था। तुम्हारी बीवी अब भी तुम्हारी वजह से खाना शुरू नहीं कर रही, क्यों उसके खाने के औकात में गायब हो जाते हो? हंशा फिर उसके कान खींच रही थी। वो ओके ओके सॉरी कहता उसके बराबर आकर बैठ गया और रशियन सैलड उसकी प्लेट में डालने लगा। वो जब भी इकट्ठे खाना खाते ज़मरत के लिए खाना वही निकालता था। वो ऐसा क्यों करता था ज़मरत ने कभी पूछा नहीं, लेकिन वो उस चीज़ की आदी हो रही थी। वो खाने पर उसका इंतज़ार करने लगी थी और मसरूफियात कम करने के बावजूद वो अक्सर लेट हो जाया करता था। खाना इकट्ठे खाने वाले मुआहदे के पेपर्स कहाँ है? खंशा को भी उसकी एक कॉपी दे देते हैं। वो मुस्कुराई। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। साथ ही अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।